ले फिर आ गए, सब राज्य खुश है। हाँ। तो बच्चों आप एक बात ध्यान से समझो, ये चैनल सिर्फ आप बच्चों के लिए, जैसी आपकी डिमांड होती है उसी के बिहाफ पर वीडियो अपलोड करी जाती है। जैसे कि Q&A की सीरीज जो 30 तारीख से स्टार्ट हुई है, उससे पहले मैंने आपका पोल करवा लिया था, जिसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट का ये मानना था कि सर सबसे पहले आप पॉलिटिकल और हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड करो। तो उसी के अकॉर्डिंग लास्ट वीडियो में मैंने आपको पॉलिटिकल साइंस 11th क्लास का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कराया था, जिसके अंदर हमने दमदार 20 MCQ की सीरीज को कंप्लीट किया था। आज के इस लेसन के अंदर मैं आपको हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 शहरी जीवन और लेखन कला यानी कि राइटिंग एंड सिटी लाइफ के बारे में टॉप 20 क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं। और ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, इनसे बाहर आपका कुछ भी नहीं आता। एक बात और समझो बच्चों, अभी जो है वो MCQ की सीरीज आ रही है, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर की सीरीज भी आपको जल्द ही देखने को मिलेगी। आप उस बात की टेंशन बिल्कुल ना करना, आपका टाइम से पहले ही सारी चीजें कवर करा दी जाएगी। तो फिर देर किस बात की है, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। और साथ ही बच्चों वीडियो को भी से लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा दमदार, क्योंकि काफी रिसर्च करके आपके लिए क्वेश्चन निकाले गए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 101% आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो चलिए बच्चों आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। माय नेम इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करने से पहले आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं, जो मैंने आपकी कंटेंट से रिलेटेड हिस्ट्री कराई है उसके अंदर टोटल 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। और ये जो चैप्टर है वो प्योर NCERT के है, इतने डीपली कराया जिसके लिए अलग अलग पार्ट आपको देखने को मिलेगा। प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सभी चैप्टर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप वो चैप्टर देखोगे तो मैं गारंटी से कहता हूं कि आपको NCERT पढ़ने की कोई नीड नहीं होगी, क्योंकि पूरा का पूरा निचोड़ जो है वो NCERT का वो मैंने आपको वीडियो में कवर करा दिया है, आसान भाषा में एग्जाम्पल के साथ, ताकि आपको हर एक टॉपिक अच्छे से समझ आ सके। अगर आपने लेसन देख रखे हैं तो ये MCQ की जो सीरीज के टॉप 20 क्वेश्चन है वो आपके लिए काफी मामूली से होंगे। आइए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ, जिसका नाम है कि मेसोपोटामिया की देवी इन्नाना थी, वो कौन थी? ऑप्शन देखिए, वायु की, अग्नि की, प्रेम एवं युद्ध की और जल की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों काफी इजी है, तो वो है प्रेम एवं युद्ध की इन्नाना देवी थी। तो बच्चों जब मैं आपको दक्षिणी मेसोपोटामिया के शहरीकरण की जानकारी दे रहा था तो उसके अंदर बताया था जो वहां के मंदिर थे ना, उसके अंदर इन्नाना जो देवी थी वह प्रेम एवं युद्ध की देवी मानी जाती थी। और वहीं एक दूसरा भी था जिनका नाम था उर, तो वह चंद्र देवता माने जाते थे। तो आपको ये जानकारी अच्छे से याद रखना जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वारका शीर्ष नामक मूर्ति कला का प्रसिद्ध नमूना मेसोपोटामिया के जिस नगर से मिला है वो कौन सा नगर है? ऑप्शन देखिए, ए है सुमेर, बी है उरुक, सी है अक्कद और डी है नीर। ये जो मूर्ति थी वो उरुक नगर में मिली थी। इसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो स्क्रीन पे आपको इस मूर्ति के बारे में A to Z जानकारी दे रखी है, जो कि मैंने लेसन में इसका ऑलरेडी बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है कि मेसोपोटामिया का जो जल मार्ग है वह व्यापार के लिए विश्व मार्ग का काम करता था, कौन सा था वो? ऑप्शन देखिए, शायद आपको पता चल जाए। पहला जो कहता वो है मिशीबुशी नदी, बी जो है वो है सुएज नहर मार्ग, सी जो है वो है हजरा की नदी और जो डी है वो है फरात नदी मार्ग। तो बच्चों अगर आप कॉमन सेंस लगाओगे कि जो मेसोपोटामिया है वह फरात और दजला नदी के बीच में स्थित है, तो यहाँ पे जो व्यापार है जल मार्ग का जो कि विश्व मार्ग का काम करता है, तो वो ऑप्शन में ही आपको मिल जाएगा, जिसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, फरात नदी मार्ग मेसोपोटामिया के लिए जल व्यापार मार्ग के लिए एक विश्व मार्ग का काम करता था। तो ऐसे ही आप अंदाजा लगा के भी करेक्ट आंसर लिख सकते हैं अगर उसका आपको प्रॉपर आंसर नहीं भी पता तो। बट फर्क सिर्फ इतना है कि आपको चैप्टर की जो नॉलेज है वो काफी अच्छी होना जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है कि वर्तमान समय में मेसोपोटामिया किस देश का भाग है? तो बच्चों ये लड्डू सा क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया है, बच्चे अक्सर इसमें गलती भी कर देते हैं। वो गलती क्या करते हैं अभी मैं आपको बताता हूँ। पहले ऑप्शन देखिए आप, ऑप्शन ए है सीरिया, ऑप्शन बी है इराक, ऑप्शन सी है ईरान, ऑप्शन डी है कुवैत। तो अक्सर बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं वो इराक और ईरान में होते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो इराक है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मेसोपोटामिया में किस परिवार का प्रचलन था? तो ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। पहले ऑप्शन देखिए, फिर इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन ए कहता है सामूहिक परिवार का, बी कहता है विस्तृत परिवार का, सी कहता है एकाकी परिवार का और डी कहता है उपरोक्त तीनों, यानी कि सामूहिक, विस्तृत और एकाकी तीनों का ही प्रचलन था। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है न्यूक्लियर फैमिली, यानी कि एकाकी परिवार का मेसोपोटामिया में काफी ज्यादा प्रचलन था। लेकिन इसके अंदर एक खास बात यह थी कि जो विवाहित पुत्र था ना, वह अपनी पत्नी के साथ, अपने ही माता पिता के साथ घर में रहा करता था। अगर मैं आपको एकाकी परिवार की परिभाषा बताऊं तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि मम्मी पापा और उसके बेटा बेटी। लेकिन खास बात यह थी कि जो विवाहित पुत्र था उसके साथ उसकी माँ और उसके पापा दोनों साथ रहा करते थे। तो ये वाला जो परिवार था वह मेसोपोटामिया के अंदर काफी प्रचलन में था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मेसोपोटामिया के लोगों ने एक वर्ष को कितने महीनों में बांट रखा था? तो ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में प्रीवियस ईयरों में पूछा गया है। तो ऑप्शन देखिए 12, 15, 10 या फिर 11। तो आज के समय जो हमारा सिस्टम चलता आ रहा है ना, वो उसका करेक्ट आंसर वही है। कहने का मतलब एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो ये किसकी देन है? मेसोपोटामिया के लोगों की। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में पूछा गया है, जिसका नाम है कि मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा थी, कौन सी भाषा थी? ऑप्शन देखिए, असीरियन, अक्कद, लैटिन या फिर सुमेरियन। तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा है जो मैंने आपको पढ़ाया था तो स्टार्टिंग में इसका जिक्र आ चुका था। तो सुमेरियन जो है वो मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मारी नगर प्रसिद्ध था। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना बच्चों, मारी नगर से संबंधित, वो आपका अक्सर 3 नंबर में पूछ लिया जाता है और ज्यादा से ज्यादा ये 8 मार्क्स में भी आ जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, जब मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन कराऊंगा तो मारी नगर से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर मैं आपके लिए दूंगा, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले 1 नंबर में इसके ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए कहता है सैनिक की दृष्टि से, बी कहता है व्यापार की दृष्टि से और सी कहता है समृद्धि की दृष्टि से और जो ऑप्शन डी है वो व्यापार और समृद्ध दोनों की दृष्टि से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, व्यापार और समृद्धि की दृष्टि से मारी नगर काफी ज्यादा प्रसिद्ध था, क्योंकि जो शिप्स होते थे यानी जो जलपोत होते थे वह मारी नगर में ही रुका करते थे और साथ ही मारी नगर के जो अधिकारी होते थे वह लदोए सामान की जांच करते थे और उसमें लदोए माल के मूल्य का लगभग 10% प्रभार वसूल करा करते थे, यानी जो टैक्स होता था ना उसे वसूलते थे। तो इस प्रकार मारी नगर जो था वह व्यापार और समृद्धि की दृष्टि से काफी ज्यादा अतुल्य था, इनक्रेडिबल था। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है बच्चों कि बेबीलोन का जो अंतिम शासक था वो कौन था? ऑप्शन देखिए क्या कह रहे हैं। ऑप्शन ए कहता है कि अशुरबिनपाल, ऑप्शन बी कहता है कि नेबोपोलासर, सी कहता है कि नेमोनिड्स और डी जो है वो है जिबलिम। तो इसका जो बच्चों करेक्ट आंसर है वो है आपका नेमोनिड्स, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एन मार्कर किस शहर का शासक था? ऑप्शन देखिए इसके भी, उर, उरुक, बेबीलोन या फिर सुमेर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बच्चों उरुक। तो बच्चों एन मार्कर जो थे उन्होंने लेखन कला के प्रयोग के बारे में एक सुमेरियन महाकाव्य में लिखा था, जिसका जिक्र आपको आपकी एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा, एक कहानी के तौर पे काफी बड़ा दे रखा है। अब आता है क्वेश्चन बच्चों आपके लिए, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसका नाम है कि उर नगरों में घरों के बारे में प्रचलित अंधविश्वास कौन सा कथन गलत है? ध्यान दीजिएगा, गलत की बात की जा रही है। तो आप एक बार ऑप्शन देख लीजिए क्या कह रहे हैं। पहला जो है वो ये है कि घरों की दहलीज ऊंची ऊंची हो तो वह गरीबी लाती है, ये पहला अंधविश्वास है। ठीक है, दूसरा, यदि सामने का दरवाजा किसी दूसरे के घर की ओर खुला हो तो वह सौभाग्य लाता है, ये सेकंड है। सी कहता है कि घर का लकड़ी का मुख्य दरवाजा बाहर की ओर खुला हो तो पत्नी अपने पति के लिए यांत्रण, मतलब कि जो टॉर्चर करता है, पीड़ा का कारण बनती है। और ऑप्शन डी कहता है कि घरों की दहलीज ऊंची उठी हो तो वह धन दौलत लाती है। तो बच्चों ये 4 आपकी स्टेटमेंट है, इनमें से कोई एक जो स्टेटमेंट है ना वह गलत है, आपको उसी के ऊपर मार्क करना है। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि मेसोपोटामिया में किस चीज की मात्रा में कमी देखने को मिलती थी? तो ये भी एक मजेदार क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या कहते हैं? खाद्य संग्रह, बी कहता है कपड़ा उत्पादन, सी कहता है खनिज संसाधन और डी कहता है कृषि। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है कि खनिज संसाधन जो है वह मेसोपोटामिया में उसकी कम मात्रा देखने को मिलती थी, इसलिए वह महंगे व्यापार करते थे। किन किन के साथ करते थे वह?
तुर्की से, ईरान से और खाड़ी पार देशों से ये महंगे आयात करते थे, जिसके अंदर लकड़ी, तांबा, सोना, चांदी, सीपी और विभिन्न प्रकार के पत्थर हो गए। तो ये सारे के सारे यह व्यापार किया करते थे। हालांकि इनके पास जो खाद्य संसाधन था, जो कृषि से जुड़ा होता है, वो काफी अच्छी मात्रा में था और कपड़ा भी इनके पास काफी अच्छी मात्रा में था और ये इन्हीं का निर्यात ज्यादा करते थे। ठीक है, ये आपको याद रखना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है कि मेसोपोटामिया में एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाले को पत्थर उकेरने के लिए किस धातु के औजारों की आवश्यकता होती थी। तो देखिए ऑप्शन क्या कह रहे हैं, लोहे की, कांसे की, कांसा मतलब आयरन, टिन की या फिर तांबा की। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कांसा यानी कि आयरन, ऑप्शन नंबर बी। इसके पीछे रीजन ये था बच्चों, क्योंकि वह स्वयं ऐसे औजार नहीं बना सकता था और ना ही वह इनके बारे में जानता था। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि मेसोपोटामिया के भौगोलिक दृष्टि से कौन सा भाग रेगिस्तान से घिरा हुआ है। तो ये वाला भी आपका जिक्र आया था जब मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा था। ऑप्शन देखिए, उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, पूर्वी भाग या फिर पश्चिमी भाग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सिंपल सा है, वो है दक्षिणी भाग जो है मेसोपोटामिया का है वह भौगोलिक दृष्टि से रेगिस्तान से घिरा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये थोड़ा अटपटा सा है, ये वही बच्चे दे पाते हैं जिन्हें चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छे से है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, जिगुरात से अभिप्राय है। क्या है जिगुरात? एक प्रकार का एक सीढ़ीदार मीनार, एक प्रकार का टीला या फिर विशाल राजमहल। ऑप्शन डी है एक प्रकार का विशाल जलाशय, यानी जो पूल होता है ना, स्विमिंग पूल, वो। तो देखिए बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विशाल राजमहल। तो आप जानते हैं कि जब मैं आपको मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में कुछ अलग से जानकारी दे रहा था तो उसके अंदर जिक्र आया था जिगुरात का। तो ये जो जिगुरात का जो संबंध था ना, वो मेसोपोटामिया सभ्यता में स्थित देवी मंदिर जो थे ना, वो एक विशाल राजमहल हुआ करते थे। तो इसका संबंध इन्हीं के साथ जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है कि इनमें से किस भाषा का प्रयोग जो था वह अशोक के अभिलेख में भी किया गया था। तो ये है आपका काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आपका करेक्ट आंसर होना जरूरी है, एग्जाम में ये डेफिनेटली पूछ ले जाते हैं। ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, सुमेरियन, असीरियन, अरामाइक या फिर फारसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बच्चों अरामाइक भाषा में अशोक के भी अभिलेख लिखे गए हैं। तो आप ये याद रखना जरूर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि बाइबल के प्रथम भाग का नाम जिसमें मेसोपोटामिया का उल्लेख मिलता है। तो ये वाला क्वेश्चन तो जिन्होंने स्टार्टिंग की वीडियो देखी थी फर्स्ट पार्ट की, उसमें जिक्र आ चुका था। देखिए ऑप्शन क्या कह रहे हैं, न्यू टेस्टामेंट में, बी कहता है ओल्ड टेस्टामेंट में, सी कहता है कैथेड्रल में या फिर जो लास्ट ऑप्शन है वो है जीव सूत्र में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों ओल्ड टेस्टामेंट के प्रथम भाग में मेसोपोटामिया का जिक्र आता है, क्योंकि ये जो यूरोप वासी थे वह ये मानते थे कि ये जो सभ्यता है ना मेसोपोटामिया की, वह बाइबल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट में जो कहानी लिखी है उससे मिलती जुलती है। तो इसलिए वह इस सभ्यता के ऊपर अपना हक जमाना चाहते थे। तो आप इस बात का ध्यान जरूर रखना। इसके बारे में कंप्लीट डिटेल मैंने आपको कंटेंट वाले चैप्टर में दी थी। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि बाइबल की जल प्लावन की कहानी में मुख्य पात्र का नाम था, वो क्या था? तो जल प्लावन की कहानी का मतलब है जो फ्लड से रिलेटेड, सुनामी से रिलेटेड, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए, जीवशूद्र, क्राइस्ट, जरथुस्त्र या फिर मार्टिन लूथर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बच्चों जीवशूद्र। जीवशूद्र को बाइबल की जल प्लावन की कहानी में मुख्य स्रोत माना गया था। इसका भी जिक्र मैंने आपको एक कहानी के माध्यम से सारा समझाया था। क्वेश्चन नंबर 19 है कि पोटेमोस का अर्थ है। ऑप्शन देखिए, मध्य, नदी, किनारा या फिर समुद्र। तो बच्चों पोटेमस जो है वह लातिनी भाषा का एक शब्द है जो कि मेसोपोटामिया के साथ इसका संबंध जुड़ा है। कहने का मतलब मेसोपोटामिया जो है वह दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला जो शब्द है मेसोस, उसका मतलब होता है मध्य, और पोटेमस का जो अर्थ है वो है नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो है ऑप्शन नंबर बी, रिवर, नदी, ठीक है। और लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि मेसोपोटामिया का प्रदेश किन नदियों के बीच में स्थित था। तो ऑप्शन देखिए, पहले स्वेज और तुर्की नहर के मध्य, अमेजन और नील नदी के मध्य, दजला और पराना नदी के मध्य या फिर ऑप्शन नंबर डी दजला और फरात नदी के मध्य। तो ये काफी पॉपुलर सा क्वेश्चन है। आई होप कि आप में से ऐसे बहुत बच्चे जो ऑलरेडी जानते भी होंगे। तो करेक्ट जो इसका आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, दजला और फरात नदी के मध्य मेसोपोटामिया स्थित था। तो बच्चों ये था चैप्टर नंबर 2 लेखन कला और शहरी जीवन से रिलेटेड आपके टॉप 20 क्वेश्चन जो एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं अलग अलग टाइप में। तो
तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही होगी। तो आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और साथ ही जो आप अपनी स्क्रीन पर डेटा देख रहे हो ना, तो देखिए जो सब्सक्राइबर है और जो नॉन सब्सक्राइबर है उसमें कितना ज़्यादा डिफरेंट है। तो बच्चों आप वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमारा ऐसी हौसला बने रहे और हम आपके लिए ऐसे ही पूरी शिद्दत के साथ वीडियो को बनाते रहें। ठीक है बच्चों। और एक खास बात, इसके जो PDF नोट्स होंगे वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ही अवेलेबल कराए जाएंगे। लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में बच्चों इतना ही। मैं मिलूंगा आपको फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें।